वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर। बेटा, जैसे आप लोगों को पता है, हमने यूनिट नंबर 5 सुभाष दे सर की बुक से स्टार्ट कर रखी थी, बिजनेस स्टडी की क्लास 12th, ऑर्गेनाइजिंग। इस ऑर्गेनाइजिंग यूनिट के अंदर अब तक हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, प्रोसेस के बारे में, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ चुके थे। एज वेल एज हमने पढ़ लिया था कि ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में बात की। और उससे रिलेटेड हमने कुछ डिफरेंसेस भी देखे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज भी हमने देखी। आज का जो टॉपिक है वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। इसमें हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फर्दर ऑन अगर हम समझें तो फॉर्मल और इनफॉर्मल, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर फॉर्मल में या इनफॉर्मल में कैसे यूज होते हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल कब होगा, इनफॉर्मल कब होगा। इन जनरल अगर हम सेंस में बात करें तो फॉर्मल का मतलब होता है जब हम लोग किसी पार्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, कहीं किसी प्रकार का एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो किया जाता है, तो वहाँ फॉर्मल बातें आती हैं हमारे सामने। और इनफॉर्मल का मतलब होता है जहां पर मित्र मंडली होती है, हम लोग बैठकर आपस में किसी भी प्रकार की बात शेयर कर लेते हैं, किसी भी प्रकार की बात को एक दूसरे के साथ साझा कर देते हैं, तो उसे हम इनफॉर्मल बोलते हैं। तो बिजनेस में, स्कूल में, ऑर्गेनाइजेशन में जनरली आपने ऐसा देखा भी होगा। अगर हम आपके स्कूल से बात करें तो स्कूल में आपने एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर देखा होगा कि सबसे ऊपर डायरेक्टर सर होंगे, फिर उसमें उनके नीचे प्रिंसिपल सर आपको देखने को मिलेंगे, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर के नीचे टीचर्स, और फिर उनके बाद बच्चे। तो ये एक स्ट्रक्चर जो इस तरीके का अगर फॉलो किया जाए तो इसमें कोई भी पर्सन अपने आप से आकर ये नहीं कह रहा है कि मैं प्रिंसिपल बनूंगा, मैं वाइस प्रिंसिपल बनूंगा। उनको सिलेक्ट किया गया है उस पार्टिकुलर पोजीशन के लिए एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, जिसको कि हम अपने नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे। स्टाफिंग के बारे में पढ़ेंगे हम। तो वो चैनल के थ्रू जब हमने उनको सिलेक्ट किया तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, अथॉरिटी दी गई। उस अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशनशिप को ही हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जहां पर उनकी ड्यूटीज प्री डिफाइंड होती है, उन्हें क्या करना है, वो किसको अपनी बात समझाएंगे, किसके प्रति वो किससे ऑर्डर लेंगे, किसकी बात को वो रिस्पॉन्स करेंगे। इस तरीके की बातें यहाँ पर हम जो है बेसिकली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑन द अदर हैंड अगर इनफॉर्मल देखें तो इनफॉर्मल के बारे में क्या पढ़ेंगे? इनफॉर्मल के बारे में हम इसका जस्ट अपोजिट देखेंगे, जहां पर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, कोई फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं होती, जहां मन में जब आया, जब एक गोसिप बना लिया, एक एक ऐसा ग्रे पॉइंट टाइप में स्ट्रक्चर तैयार कर लिया कि कोई भी किसी से बात कर सकता है, कोई भी किसी को बात शेयर कर सकता है, एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो इनफॉर्मल कहलाता है। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, इनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दोनों में फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर कैसे यूज किए जा सकते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे। ये स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ आपके साथ। चलिए, हमारा आज का टॉपिक है बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इस क्लास पर, इस विषय पर हमारी चर्चा रहेगी आज। इसमें अगर हम बात करें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कुछ रूल्स, कुछ प्रोसीजर्स हम फॉलो करते हैं, उसे हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज आर गाइडेड बाय रूल्स एंड प्रोसीजर्स। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां पर एम्प्लॉयज को हम गाइड करते हैं रूल्स और प्रोसीजर्स के थ्रू, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। टू इनेबल द स्मूथ फंक्शनिंग, ये किस पर्पज के लिए हम रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो करते हैं? ताकि हमारा स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, इजिली हम अपने काम को वहां पर परफॉर्म कर सकें। ऑफ द एंटरप्राइजेज जॉब डिस्क्रिप्शन, rules and procedures related to work processes have to be laid down। और वहां पर हम जॉब का डिस्क्रिप्शन करते हैं, रूल्स प्रोसीजर्स इनके बारे में बताते हैं ताकि वर्क जो है वो प्रॉपरली हो सके। एंड दिस इज डन थ्रू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसा हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए आपके स्कूल में सबसे ऊपर अगर देखते हैं तो टॉप मैनेजमेंट पर, टॉप लेवल पर आपको मैनेजमेंट दिखाई देती है, जहां पर आपके डायरेक्टर सर आ सकते हैं। और उनके ठीक नीचे हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल सर की बात करते हैं, और ठीक उनके नीचे हम वाइस प्रिंसिपल सर की बात कर सकते हैं। एंड देयर आफ्टर कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर की बात करते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोग
टीचर्स की बात करते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनको हमने डिपार्टमेंट में बांटा होता है। जैसे कि इंग्लिश डिपार्टमेंट है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, कॉमर्स डिपार्टमेंट है, साइंस में फिजिक्स डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, बायोलॉजी डिपार्टमेंट है, या जियोग्राफिकल डिपार्टमेंट है। तो ये डिपार्टमेंट्स हैं। इन डिपार्टमेंट्स के नीचे एक एचओडी होगा, और उस एचओडी के नीचे अलग अलग टीचर जो है वर्किंग कर रहे होंगे। हालांकि एचओडी भी एज ए टीचर काउंट कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, लेकिन उनके ऊपर एक एचओडी हमने रखा है ताकि वो उनकी एक्टिविटीज को जो है वो केयर कर सके। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, तो ये एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, जहां पर ये प्रिंसिपल को ऑर्डर देते हैं, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर को, कोऑर्डिनेटर एचओडीज को बताता है बातें, और जो एचओडीज है वो टीचर्स तक उन बातों को पहुंचाता है, और वो उसके बाद फर्दर जो है हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, उन तक वो बातें पहुंचाई जाती है। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें अगर कोई बच्चा किसी प्रकार की कोई शिकायत या किसी प्रकार का कोई सुजेशन देना चाहता है, तो वो अपने टीचर को बताता है, टीचर एचओडी तक बात पहुंचाता है, एचओडी कोऑर्डिनेटर तक, कोऑर्डिनेटर वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एंड टॉप लेवल। जब इस तरीके से कोई भी फंक्शनिंग होती है, तो उसे हम फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी बोल देते हैं, जिसमें हम एक चैनल के थ्रू काम करते हैं। तो जहां पर रूल्स प्रोसीजर्स होते हैं वही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, और जहां पर इस तरीके के रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, वो हमारा जनरली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काउंट किया जाता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन refers to organizational structure which is designed by the management to accomplish a particular task। किसी काम को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट के द्वारा बनाया गया एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को, काम को प्राप्त कर सके, अचीव कर सके, कंप्लीट कर सके। इट स्पेसिफाइज क्लियरली द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देयर इज अ सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये क्लियरली उन बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटीज को डिफाइन करता है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है जो एक सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी है, और जिनके आधार पर अलग अलग एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, उनमें एक सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन हम एस्टेब्लिश भी कर पाते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसी के आधार पर ऐसा सब होता है। A structure in a formal organization can be फंक्शनल और डिविजनल। अब फंक्शनल और ऑर्गेनाइज डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में हमने पिछले ही यूनिट में, पिछले ही टॉपिक में पढ़ा था डिटेल से, कि भाई एक्चुअल में फंक्शनल स्ट्रक्चर कौन सा होता है और डिविजनल कौन सा होता है। तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे बता दीजिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होता है अनीस, और डिविजनल स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? एक बार सर रिपीट करना। हाँ, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर यस होते हैं। सर, यस सर। सर फंक्शनल स्ट्रक्चर सर वो होता है जो सर, जो सर जो जॉब होते हैं सर, जो मतलब सिमिलर नेचर की होती है सर, उनको ग्रुप करके बनाया होता है। दीज आर बेस्ड ऑन, बेसिकली ऑन, किस पर बेस्ड होते हैं ये? फंक्शनल और डिविजनल पे। फंक्शंस पर, फंक्शंस पर, ये फंक्शंस पर यस बेस्ड सर। होता है स्ट्रक्चर। और डिविजनल स्ट्रक्चर किस पे बेस्ड होता है? सर उसमें सर सेपरेट यूनिट्स होती है सर। सेपरेट यूनिट तो होती है, पर बेस्ड किस पर होता है, इसका बेस क्या है, किस आधार पर हम उसको डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं? अम्म, सर मतलब बेस मतलब कैसे? जैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है फंक्शंस पर बेस्ड, हम्म, सिमिलर सर नेचर। डिवीजन 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 नहीं, इट डिवीजन। इज नॉट डिवीजन, दैट इज, यू विल से डिवीजन ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट, मल्टी प्रोडक्ट होते हैं इसके अंदर। तो यूनिट्स। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स बेस्ड होता है ये, मल्टीपल ओके प्रोडक्ट्स सर, होते अच्छा हैं, ऐसे। तो प्रोडक्ट्स के ऊपर ये जो है डिविजनल स्ट्रक्चर बेस्ड होता है ना। तो ये हमने लास्ट यूनिट में, लास्ट टॉपिक में पढ़े थे। तो यस फॉर्मल सर। में फंक्शनल भी हो सकता है और डिविजनल भी हो सकता है, क्योंकि इनका डिविजनल हो सकता है। इनका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल से समझा। ऊपर हमारे पास ओके जो है, सर। हाँ, एक हेड होता है, उसके नीचे जो है अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, फिर वो उनके नीचे वर्कर्स होते हैं। डेफिनेशन अगर हम बात करें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो डेफिनेशन में क्या शामिल करते हैं, दो, एक तो लुइस एलन और एक चेस्टर बर्नाल्ड की डेफिनेशन हमें बताई गई है। लुइस एलन कहते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब है, ईच बियरिंग ए डेफिनेट जो है ना मेजरमेंट, है ना, मेजर ऑफ द अथॉरिटी।
जिसके पास डेफिनेट मेजर ऑफ अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अकाउंटेबिलिटी होती है। तो यानी कि ये एक वेल डिफाइंड जॉब है जिसमें हर एक आदमी के पास कुछ अथॉरिटी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, और हम उनको उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या उनको उनके पास इस तरीके की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी दी गई होती है। जिसके पास अथॉरिटी होगी उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, और जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके पास अकाउंटेबिलिटी भी होगी। हम फर्दर ऑन जब आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये एक्चुअल में क्या है, तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी डेलीगेशन प्रोसेस के। डेलीगेशन प्रोसेस में तीन एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें अथॉरिटी पढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ते हैं और अकाउंटेबिलिटी पढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति को आपने कोई पावर दे दी तो वो उस पावर का यूज करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, वो रिस्पॉन्सिबल भी होगा अपने उस काम के लिए, और रिस्पॉन्सिबल होगा तो उसके लिए वो जवाबदेही भी होगा, अकाउंटेबल भी होगा, और कोई उसके लिए अकाउंटेबल नहीं होगा। ये लुइस एलन कहते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ टू और मोर पर्सन्स टूवर्ड्स ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। किन्हीं दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो एक्टिविटीज होती हैं, उन उन एक्टिविटीज में एक कॉन्शियसली, जानबूझकर, एक मतलब एक सचेतना के साथ, चेतना के साथ, यानी एक माइंड सेट के साथ बनाया गया कोऑर्डिनेशन होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर वो किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, ऐसा चेस्टर बर्नाल्ड बताते हैं। तो कई बार डेफिनेशन में देकर मैच द फॉलोइंग पूछ लेता है हमसे, तो आप डेफिनेशन को एक बार जरूर देखें, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो मैक्सिमम डेफिनेशंस आपसे पूछी ही जाती रही हैं। बात करें फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी क्या फीचर्स होती हैं। तो फीचर्स के तौर पर अगर हम देखें तो पहली फीचर है, इट इज डेलिबरेटली डिजाइंड बाय द टॉप मैनेजमेंट। ये इंटेंशनली बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ये इंटेंशनली। डेलिबरेटली का मतलब हमारा है इंटेंशनली, इसको हम जानबूझकर क्रिएट करते हैं इंटेंशनली। ये ऐसा नहीं है कि अपने आप बन जाता है, इसको हमें बनाना पड़ता है, डेलिब्रेट फंक्शन है ये टॉप मैनेजमेंट का, टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के काम को प्रॉपर तरीके से, स्मूथ तरीके से हम परफॉर्म कर सकें, इसलिए ये बनाया जाता है। एंड इट इज अ मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफाइड इन द प्लान्स। और जो ये बेसिकली इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, जो स्पेसिफाइड प्लान्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव हमने बनाए हैं उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, एज इट लेज डाउन रूल्स, प्रोसीजर्स एसेंशियल फॉर देयर अचीवमेंट्स। और इनमें जो है हम कोई रूल्स, प्रोसीजर्स वगैरह एसेंशियली जो रिक्वायर्ड होते हैं उनको लेट डाउन करते हैं, उनको डिसाइड करते हैं, ताकि हम इनको प्रॉपरली अचीव कर सकें। इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजीशन, और जितनी भी जॉब पोजीशन होती है उनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। कि जैसे हम बात करें प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का रिलेशन, वाइस प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर का रिलेशन, कोऑर्डिनेटर और एचओडीज का रिलेशन, एचओडीज और टीचर्स का रिलेशन, तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। एंड नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप, और वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं इस पर चर्चा की होती है। दिस क्लैरिफाइज हु हैज टू रिपोर्ट टू होम। ये क्लियरली हमें बताता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। बेसिकली अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का रिलेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। इफ एफर्ट्स ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड, और जितने भी यहाँ डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके प्रयास एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं थ्रू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उनमें कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिलता है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े भी होते हैं, और वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार भी होते हैं। फिफ्थ वन अगर देखा जाए फीचर में, तो इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क टू बी परफॉर्म्ड देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉइज। यानी कि ज्यादा से ज्यादा काम, जो फोकस किस पे होता है इसमें, काम पर होता है, बजाय इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के। अब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अगर हम देखें तो ये जनरली हमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलते हैं, जहां पर जो है केमिस्ट्री वाला टीचर और कॉमर्स वाले टीचर के बारे में पूछ रहा होता है कि भाई ये टीचर कैसा है, किस तरीके का है, इसका नेचर कैसा है, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वहां पर क्रिएट होते हैं। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कोई चर्चा नहीं होती, केवल केमिस्ट्री वाला टीचर केमिस्ट्री की बात करता है, कॉमर्स वाला टीचर कॉमर्स की बात, उसको प्रॉपर ड्यूटीज, प्रॉपर अथॉरिटीज असाइन की होती है, वो अपना वही काम परफॉर्म करते हैं, उनको एक दूसरे से बात करने का समय नहीं होता। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है, जस्ट अपोजिट द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये अपने आप क्रिएट होने वाला फंक्शन होता है, वॉलंटरीली बन जाता है। इसमें, इसके बनाने में, इसके डेवलप करने में हमारे सोशल रिलेशन जो होते हैं वो ज्यादा
जो है ना कारगर होते हैं, वो ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, उनकी वजह से ये जो फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रिएट होता है। व्हेन पीपल हैव फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट्स, अब मान लीजिए मैं किसी स्कूल में न्यूली ज्वाइन हुआ हूँ और न्यूली स्कूल में जाकर मैं बैठा हूँ, एक दो दिन तो हो सकता है मैं चुपचाप बैठूं, लेकिन धीरे धीरे लोग मुझसे बात करेंगे, मैं उनसे बात करूंगा, तो उनके थ्रू मैं किसी और टीचर से बात करूंगा। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर फ्रिक्वेंटली कांटेक्ट करने से ऑटोमेटिकली टीचर एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप में आ जाता है, रिलेशन में आ जाता है। तो इस प्रकार का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। व्हेन पीपल हैव फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट्स, दे कैन नॉट बी फोर्स्ड इनटू रिजिड फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड रादर based on their interaction and friendship, they tend to form groups which show conformity in the terms of interest। तो वो बेसिकली एक दूसरे के इंटरेस्ट के ऊपर चर्चा करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट को समझकर एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी इंटरेक्शन फ्रेंडशिप में भी बदल सकती है। इंटरेक्शन अमंग पीपल at work gives rise to a network of social relationships among employees। और इस तरीके से सोशल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाते हैं एम्प्लॉयज के बीच में। और सोशल रिलेशन का मतलब है कि भाई कभी भी किसी भी वक्त हम एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। इट इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप फॉर्म्ड विद कॉमन इंटरेस्ट मे बी दोज हु टेक पार्ट इन द क्रिकेट मैचेस ऑन संडेज, मीट्स इन कैफेटेरिया फॉर कॉफी एंड इंटरेस्टेड इन द ड्रामेटिक्स। तो मतलब जैसे कुछ लोग हर संडे को क्रिकेट खेलने जाते हैं, कुछ लोग ये प्लानिंग करते हैं कि आज हम जो है ना एक किटी पार्टी रखेंगे, तो इस तरीके का वो कैफेटेरिया में जाके कॉफी पार्टी रख लेते हैं। या कोई ड्रामा अगर उन्हें प्ले करना है तो उनके बीच में कोई जो कन्वर्सेशन हो रही है, तो दैट इज ऑल ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये सब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ऐसा होता है। इसकी भी कुछ डेफिनेशन दी गई है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो कैथ डेविस क्या कहते हैं कि भाई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशंस है। ये क्या है? एक नेटवर्क है किसका? पर्सनल एंड सोशल रिलेशंस का। नॉट एस्टेब्लिश्ड और रिक्वायर्ड बाय द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बट अराइजिंग स्पॉन्टेनियसली। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, सॉरी, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्रिएट नहीं होता, एस्टेब्लिश नहीं होता, ये अचानक से अपने आप से बन जाता है। एज पीपल एसोसिएटेड विद वन अनदर, जैसे जैसे लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज इंगेज इज एन एग्रीगेट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स विदाउट एनी कॉन्शियस पर्पज बाय विच बट विच में कंट्रीब्यूट टू ज्वाइंट रिजल्ट्स। तो ये चेस्टर बर्नाल्ड क्या कहते हैं कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? एक एग्रीगेट है ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिसमें कि कोई कॉन्शियस पर्पज नहीं होता उनका हमें क्या करना, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो उसी पर्पज के लिए काम करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, उसको वो उसी रिजल्ट को, ज्वाइंट रिजल्ट को अचीव करने के लिए काम करते हैं, और इससे काम बेटर वे में भी हो सकता है। ये एक्चुअल में क्या है? इनफॉर्मल और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये एक दूसरे के एंटी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगा या इनफॉर्मल में देखने को मिलेगा। कहीं कहीं दोनों की जरूरत भी होती है। कहीं कहीं हमें ऐसा भी होता है कि टीचर्स को कहीं घुमाने ले जाएं, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को कहीं किटी पार्टी पर ले जाएं, उनको कोई इनफॉर्मल क्या जो है ना क्लब वलब में ले जाएं, तो ताकि उनका एक ना रिफ्रेशमेंट मिले उनको, ताकि वो और अच्छे से काम कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उनकी पॉजिटिव सोच बन सके। तो ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होते हैं, किसी भी, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो। कहीं कहीं हमें फॉर्मल देखने को मिलता है तो साथ में वहाँ कहीं ना कहीं इनफॉर्मल का भी एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। अगर इनफॉर्मल की फीचर्स के बारे में बात की जाए तो पहली फीचर है हमारी, इट अमर्जेज स्पॉन्टेनियसली एंड इट इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड। ये अचानक से क्रिएट होने वाला फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, और ना ही ये जानबूझकर बनाया जाता, ये अपने आप बन जाता है। मैनेजमेंट इसको बनाने में किसी प्रकार का कोई रोल प्ले नहीं करती। दूसरा, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है एज ए रिजल्ट ऑफ सोशल एंड पर्सनल इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉइज। थर्ड वन है हमारे पास, द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स
रादर देन ऑफिशियली। यहाँ पर जो बिहेवियर है स्टैंड या किसी प्रकार का जो स्टैंडर्ड और बिहेवियर इवोल्व होता है, जन्म लेता है, तो वो किसकी वजह से लेता है? वो लेता है ग्रुप नॉर्म्स की वजह से, ना कि ऑफिस के कोई नॉर्म्स की वजह से, रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से। ऐसा नहीं होता यहाँ पर। देर इज नो सेट पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न, ना ही किसी प्रकार का कोई बिहेवियरल पैटर्न यहाँ पर सेट किया गया है या बताया गया है। नेक्स्ट वन है इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आर डेवलप्ड बाय ग्रुप मेंबर्स। जो इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है ना, यहाँ पर उसमें किसी प्रकार का कोई भी स्पेसिफाइड पाथ नहीं होता, या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए कोई अथॉरिटी लाइन नहीं होती, कोई फॉर्मल लाइन नहीं होती कम्युनिकेशन की। ये इंडिपेंडेंट है, कोई किसी से कैसे भी बात कर सकता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। ये फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिलती। इट हैज नो डेफिनेट स्ट्रक्चर, कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर भी नहीं होता है। ये जस्ट जैसे हमारे अंगूर होते हैं, ग्रेप्स होते हैं ना, ग्रेप्स। तो इसलिए इसको ना ग्रेप्स के बिहाफ पर ही हम इसको याद आया हमें कि ग्रेप्स के बिहाफ पर इसे हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी, ग्रेप वाइन ऑर्गेनाइजेशन भी बोल देते हैं, ग्रेप वाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे अंगूरी लता, अंगूर जो होते हैं ना, वो एक प्रकार से गुच्छों में उलझे हुए होते हैं, हमें पता नहीं लगता कि कौन सा पॉइंट कहाँ से निकल रहा है। तो उनमें ये जो अंगूर ऐसे बने होते हैं ना, उनका हमें एक्चुअल में सेट पैटर्न नहीं पता होता, कौन किसके साथ अटैच्ड है, कौन किससे कहाँ से किस टहनी से कौन सा अंगूर का बेसिकली पत्ता निकल रहा है, या जो है फल में मिल रहा है। तो ये एक प्रकार का इस तरीके का गुच्छा सा होता है, इसलिए इसको ग्रेप वाइन ऑर्गेनाइजेशन भी बोल देते हैं हम लोग। ध्यान रखना, ग्रेप वाइन मतलब होता है अंगूरी लता हिंदी में, अंगूरों की गुच्छे की तरह बना हुआ एक। इसमें कोई फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन तो है नहीं, ना ही कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर है। बिकॉज इट इज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स अमंग मेंबर्स, इट हैज नो रिटन रूल्स और एंड इज फ्लूइड इन द फॉर्म्स एंड स्कोप। तो इसमें ना तो कोई प्रॉपर फॉर्म होता है, ना कोई स्कोप होता है, लेकिन ये उसके प्रति फ्री होता है, मतलब एकदम से इसमें कोई प्रॉपर डेफिनेट स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता। अगर दोनों में डिफरेंस की बात की जाए तो दोनों में क्या अंतर है, बात करें सबसे पहले मीनिंग पर। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ लिया कि अथॉरिटी रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, इसमें अथॉरिटी रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पर सोशल रिलेशंस देखने को मिलते हैं। ओरिजिन की बात करें तो इट इज अ रिजल्ट ऑफ कंपनी रूल्स, जो वेयर एज इट इज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। अथॉरिटी, इसमें वर्च्यू ऑफ पोजीशन डिफाइन होती है, बताया जाता है कि भाई मैनेजमेंट के द्वारा कौन किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा। जबकि इसके अंदर पर्सनल क्वालिटीज होती हैं उनके, ये अपनी अपनी क्वालिटीज की वजह से ऐसा जनरेट होता है, ये इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाता है। आगे अगर हम बात करें तो बिहेवियर, इसमें एक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसके आधार पर बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है। इसमें कोई सेट बिहेवियर पैटर्न है नहीं। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, यहाँ पर स्केलर चैन को हम फॉलो करते हैं, और उस स्केलर चैन में हमें पता होता है कि एक व्यक्ति जो है उसके ठीक सबऑर्डिनेट को तो ऑर्डर दे सकता है, उसको ऑर्डर किसी और पर्सन से नहीं मिलेंगे। तो फॉर्मल स्केलर चैन को हम यहाँ फॉलो करते हैं। एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो है इनफॉर्मल में, इज नॉट थ्रू ए प्लान रूट, इसमें कोई प्लान रूट नहीं होता। इट कैन टेक प्लेस इन एनी डायरेक्शन, कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंच सकती है। नेचर की बात की जाए तो ये रिजिड है और ये फ्लेक्सिबल है। लीडरशिप की बात की जाए तो मैनेजर्स इसमें लीडर के तौर पे काम करते हैं, और लीडर्स में और मे नॉट बी मैनेजर्स, यहाँ मैनेजर्स जो है वो लीडर या मैनेजर हो भी सकता है और मैनेजर नहीं भी हो सकता है। ये एक्चुअली में ग्रुप पर डिपेंड करता है, ग्रुप किसको अपना लीडर मानता है, किसको अपना मैनेजर मानता है। जहां पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वहाँ रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे, और जहाँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वहाँ रूल्स रेगुलेशन होंगे। तो वहाँ डिफाइन किया गया होगा कि कौन मैनेजर है, कौन लीडर है, कौन सबॉर्डिनेट है। इनफॉर्मल में ऐसा कुछ डिफाइन नहीं होता, ये सब डिपेंड करता है ग्रुप के नॉर्म्स पर। आगे एक छोटा सा टॉपिक इसमें हमारा और है, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एडवांटेज एंड लिमिटेशन। कि भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो हमने जो इसके अभी डिफरेंस पढ़े उन्हीं में से कुछ पॉइंट हम उठा लेंगे, जैसे कि फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर अगर मैं आपके स्कूल का एग्जांपल लूं, तो स्कूल के एग्जांपल में मान लीजिए अकाउंट्स का जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रहा है, और क्लास में किसी एक बच्चे के या दो बच्चे के मान लीजिए री आ जाती है, या उस वो फेल हो जाता है, उसमें कंपार्टमेंट ले लेता है,
रीअपियर हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर की मानी जाएगी। भाई उससे पूछा जाएगा कि आपने किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया, कि इनकी कंपार्टमेंट आ गई या कहाँ पर कमी रहेगी जिस वजह से इन बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट टीचर की मानी जाएगी। बिजनेस टीचर को आकर ये बात नहीं कही जाएगी, इकोनॉमिक्स टीचर को ये बात नहीं कही जाएगी किसके अकाउंट में नंबर कम क्यों आए। ओवरऑल पूछा जाएगा तो अकाउंट के टीचर से पूछा जाएगा। इसलिए टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना है वो यहाँ इजी होता है और क्लियरली डिफाइंड भी होता है। क्लैरिटी ऑफ रोल्स, प्रिंसिपल का क्या रोल वाइस प्रिंसिपल का क्या रोल है, कोऑर्डिनेटर का क्या रोल है ना, एचओडीज का क्या रोल है, टीचर्स का क्या रोल है, ये क्लियरली डिफाइंड होते हैं। देर इज नो एम्बिगिटी इन द रोल दैट ईच मेंबर हैज टू प्ले एज ड्यूटीज आर स्पेसिफाइड एंड दिस ऑल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। अगर मान लीजिए दो टीचर भी अगर हैं आपके पास सेम सब्जेक्ट के, मान लीजिए केमिस्ट्री के दो टीचर हैं, तो उनको भी रोल डिफाइन किए गए हैं कि उनको भाई आपको ये क्लास पढ़ानी है, आपको ये क्लास पढ़ानी है। ऐसा नहीं है कि ये केमिस्ट्री का टीचर जिसको ये ए क्लास दी गई है वो ए में आके ना पढ़ाकर बी क्लास में जाके पढ़ाना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है। तो रोल्स क्लियर है इनके, इनकी ड्यूटीज क्लियरली बताई गई हैं। यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होती है, मैंने बताया कि एक टीचर को पार्टिकुलरली एक सबऑर्डिनेट सीनियर से जो है ऑर्डर मिलेगा, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे सीनियर से उसको ऑर्डर मिल जाएगा, वो उसी के ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड को यहाँ पर बेसिकली फॉलो किया जाता है। effective accomplishment of goals, it leads to effective accomplishment of goals by providing a framework for the operation to be performed and ensuring that each employee knows the role he has to play। तो हम यहाँ पर जो गोल्स हैं वो इफेक्टिवली अकम्प्लिश कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर एक व्यक्ति की ड्यूटी प्री डिफाइंड होती है, वो जानता है उसका क्या रोल है, उसे किस प्रकार की ड्यूटी प्ले करनी है। स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी भी काफी हद तक बनी रहती है। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज बिकॉज बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी फेयरली प्रेडिक्टेड सिंस देयर आर स्पेसिफिक रूल्स टू गाइड देम। तो उनको फॉलो करने के लिए, उनको समझने के लिए स्पेसिफिक रूल्स गाइड्स दिए गए हैं, बताई गई है, गाइडेंस होती है, तो उससे स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हमें थोड़ी सी इजीनेस रहती है। अगर लिमिटेशन की बात की जाए तो एक तो यहाँ प्रोसीजरल डिले है, ये सीधी सी बात है। स्केलर चैन की तरह हम फॉलो करते हैं, है ना, स्केलर चैन हमारी चलती है तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो बातें जाती हैं, ऐसे ही प्रॉब्लम्स नीचे से ऊपर तक जाती है, तो दे विल टेक द टाइम। तो यहाँ प्रोसीजरल डिले होता है। द फॉर्मल कम्युनिकेशन में लीड टू प्रोसीजरल डिले एज द एस्टेब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड हैज टू फॉलोड विच इंक्रीजेस द टाइम टेकन फॉर डिसीजन मेकिंग। और जिसमें टाइम डिसीजन लेने के लिए हमें काफी समय लग जाता है, इसलिए प्रोसीजरल डिले यहाँ देखने को मिलता है। सेकंड है इनएडोकेट रिकॉग्निशन ऑफ क्रिएटिविटी। अब जियो क्योंकि यहाँ प्री डिफाइंड है, भाई किसको क्या करना है, किसकी क्या ड्यूटी है, सब कुछ प्लान करके दिया गया है, तो उससे क्रिएटिविटी हमारे सामने निकल कर नहीं आती। पुअर organization practices may not provide the adequate recognition to the creative talent since it does not allow any deviation from rigidly laid down policy। यानी जो कठोरता से, जिनमें जो नॉन फ्लेक्सिबल पॉलिसीज बनाई गई हैं उनमें किसी प्रकार का कोई चेंज तो हो नहीं सकता। तो अगर कोई जो है एम्प्लॉय क्रिएटिव है, टैलेंटेड है, तो वो अपने टैलेंट को जो उसका क्रिएटिविटी है उसको उसको नहीं कर सकता, उसको अप्रोप्रिएटली हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर सेट पैटर्न्स होते हैं, सेट गाइडलाइंस होती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। तीसरा है लिमिटेड इन स्कोप। लिमिटेड इन स्कोप का मतलब है कि भाई इसका कोई ज्यादा वास्ट एरिया नहीं है। यहाँ पर जो ह्यूमन रिलेशंस है वो वर्क प्लेस तक ही सीमित रहते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बना हुआ है एक दूसरे के साथ, वो लिमिटेडली कन्वर्सेटेड होते हैं, कम्युनिकेटेड होते हैं। सिर्फ वो या तो अपने लोअर लेवल पर या अपने अपर लेवल तक कम्युनिकेशन करते हैं, उससे ऊपर या उससे नीचे वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल human relationships in an enterprise at it take play as it places more emphasis on the structure and work। क्योंकि ये स्ट्रक्चर और काम पर ज्यादा फोकस करता है, तो ह्यूमन रिलेशंस की बात यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। इसी तरीके से अगर हम बात करें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, या लिमिटेशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात एडवांटेजेस की अगर की जाए तो ये स्पीडी कम्युनिकेशन यहाँ देखने को मिलता है। बात आग की तरफ फैल जाती है, कोई छोटी सी बात होती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को पता लग जाती है। प्रिस्क्राइब लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलो, क्योंकि यहाँ पर प्रिस्क्राइब लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो नहीं होता। दस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू
फास्टर और स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज क्विक फीडबैक, और इमीडिएटली हमें फीडबैक भी इस बात का देखने को मिल जाता है। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स, डेफिनेटली ये डेलिबरेटली जनरेट नहीं होता, ये वॉलंटरीली बन जाता है, इंटरेक्शन से बन जाता है। तो लोगों की सोशल नीड्स, फ्रेंडशिप की, दोस्ती की, यारी की, घूमने की, इधर उधर की बातें करने की, सारी बातें हैं लोगों की, एम्प्लॉयज की फुलफिल हो जाती है। तो इट हेल्प टू फुलफिल द सोशल needs of the member and allows them to find like minded people, जैसा वो है वैसा ही उसे व्यक्ति इजीली मिल जाता है। This enhance their job satisfaction since it gives them a sense of belongingness in the organization। और जब वो सेम माइंडेड पर्सन आपस में बात करते हैं, मिलते हैं, तो काम करना उनके लिए इजी हो जाता है, वो अपनी जॉब को एंजॉय करते हैं, सेटिस्फाइड महसूस वो करते हैं। तीसरा है फिल्स इन एडवोकेट ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर। इसमें इन एडवोकेसी ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय कंपनसेटिंग फॉर इन एडवोकेसी ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किए बिना ये जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को क्या करने की कोशिश करते हैं, अचीव करने की कोशिश करते हैं। एंड फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज रिएक्शन टुवर्ड्स द प्लान्स पॉलिसीज कैन बी टेस्टेड थ्रू द इनफॉर्मल नेटवर्क। अगर हम देखें कि भाई लोगों की क्या विचार हैं, कैसी उनकी धारणाएं हैं ऑर्गेनाइजेशन के बना द्वारा बनाए गए प्लान्स की, पॉलिसीज की, तो वो इनफॉर्मल नेटवर्क से हमें इजिली देखने को समझने को मिल जाता है। दूसरी तरफ अगर बात देखें डिसएडवांटेजेस की, तो ये डिस्ट्रप्टिव फोर्स है, इससे काफी हद तक नुकसान भी होता है। व्हेन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड्स रूमर्स, ये रूमर्स फैलाता है, एंड इट बिकम्स ए डिस्ट्रक्टिव फोर्स एंड गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। भाई रूमर्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी बात जो बिन पैर की बिन सिर की है, उसको किसी एक ने कह दिया किसी दूसरे को, दूसरे ने किसी तीसरे को कह दिया, तो वो आग की तरह फैल जाती है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, और वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इससे इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल नहीं हो पाता, वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं रुकावट में आ जाता है, इसलिए इसको डिस्ट्रप्टिव फोर्स के नाम से जाना गया है। दूसरा अगर इसका डिसएडवांटेजेस देखा जाए, तो रेजिस्टेंस टू चेंज, लोग इसमें अपने आप को बदलते नहीं है, वो बदलाव महसूस करने में कतराते हैं। द मैनेजमेंट मे नॉट बी सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस इन इफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोजेस देम। जैसे नई टेक्नोलॉजी अगर मान लीजिए कोई आ गई, तो जो पुराने वर्कर हैं, पुराने काम करने वाले हैं, उनको वो टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है, या उनको लगता है, डर लगता है कि भाई ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से हमारी जॉब जा सकती है, तो उस चेंज को लाने में वो कतराते हैं, उस चेंज को हम इजिली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सच रेजिस्टेंस टू चेंज में डिले और रेस्ट्रिक्ट ग्रोथ, और ऐसा रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है, ग्रोथ कहीं ना कहीं हमारी रुक सकती है। प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट, और इसमें ग्रुप इंटरेस्ट को हम प्रायोरिटी देते हैं इन इंस्टेड ऑफ organizational interest, so it pressurizes members to conform to group expectations, ठीक है, and this can be harmful to the organization if norms set by the group are against the organizational interest। जैसे कई बार आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर कोई ग्रुप लीडर बन जाता है, तो ग्रुप लीडर क्या करता है, हड़ताल करवा देता है किसी बात को लेकर, जो है मैनेजमेंट के साथ उनका मतभेद हो जाता है, तो वो सब क्या है, एक प्रकार से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट होती हैं। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है, इनफॉर्मेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी ऑल टुगेदर एलिमिनेटेड। ये एक्चुअल में पॉइंट नहीं है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कई बार हमसे पूछ लिया जाता है 3 से 4 नंबर में, कि कहता है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी एल टुगेदर एलिमिनेटेड, इसको हम एक साथ रिमूव नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। इट वुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के हित में भी होता है। इफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ग्रुप इज रिकॉग्नाइज्ड एंड द रोल दैट देयर members play are identified, so the knowledge of such groups can be used to gather their support and consequently lead to the improved organizational performance। तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में ऐसे ग्रुप को हम यूज कर सकते हैं। एंड सच ग्रुप्स कैन आल्सो प्रोवाइड द यूजफुल कम्युनिकेशन चैनल्स, क्योंकि ये बात को डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे तरीके से बताना पसंद करते हैं, इसमें बातें घूम फिरा कर हमारे पास नहीं पहुंचती, सीधी बात पहुंच जाती है, तो हमें प्रॉब्लम्स के बारे में भी इजीली पता लग जाता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हमें एकदम से हटा नहीं सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते। Thus, instead of confronting them, the management should skillfully take advantage of both formal and informal organization so that work continuously
या कंटिन्यूस स्मूथली, काम जो है प्रॉपरली इफेक्टिवली परफॉर्म किया जा सके। तो इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, विच वन इज द बेटर। तो उसमें हम ये इस तरीके का आंसर देंगे कि दैट बोथ हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी altogether eliminated when the formal organization is to be followed। तो इस तरीके का ये आंसर हमारा वहां पर बनता है। अगर रिकैप पर देखें तो ये पॉइंट हमने पढ़े, इसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके जो है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस फीचर्स क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग के बारे में पढ़ा। देन देर आफ्टर हमने पढ़ा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके फीचर्स हमने देखे, एडवांटेजेस हमने पढ़े एंड लिमिटेशंस देखी, और उसके बाद हमने इन दोनों में डिफरेंसेस को जज किया कि भाई फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर होता है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ डिस्कस की। तो कल जो हमारी क्लास रहेगी वो इसके इस एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे रहेगी। तो कल जो हमारी क्लास रहेगी वो किस पे रहे, कितने बजे रहेगी, 8:05 या 10 पर ही हम रखेंगे। और क्लास रहेगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर एज वेल एज इसकी केस स्टडीज पर। तो ये कुल मिलाकर जो है हमारे पास 14 क्वेश्चन है और कुछ केस स्टडीज हैं। इनको एक बार आपने रीड करना है, पढ़ना है, समझना है। और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आपको लग रहा हो तो आपने उसके बारे में पूछना भी है। और थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज जरूर करो, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे तो ये हिप बन जाएगा, एक ढेर बन जाएगा, और बाद में इस ढेर को समेट पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको बहुत सारे दिक्कतें डाउट्स आएंगे, आपको लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता है। तो प्लीज आप इसको रिवाइज जरूर किया करो। और नेक्स्ट जो उसके बाद हमारी क्लास रहेगी वो किस पे रहेगी, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से डेफिनेटली हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेता है दोनों के ऊपर। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे नेक्स्ट फर्दर क्लास में क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद। ओके सर। टिल दैट थैंक यू वेरी मच। अगर किसी प्रकार की कोई बात आप पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं। कोई डाउट हो किसी पॉइंट में तो वो भी आप पूछ सकते हैं। नो सर, डाउट तो नहीं है। लेकिन मुझे डाउट है बेटा, थोड़ा सा आप पढ़ नहीं रहे हो, थोड़ा सा रिवाइज करो। और ओके सर। क्योंकि बीच में अभी हमने कोई टेस्ट भी नहीं लिए हैं, तो हो सकता है कि मैं इस बार इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद कहीं ना कहीं एक पिछले 2-3 चैप्टर को मिलाते हुए वीक में आपको बता दूं भाई 2 दिन की छुट्टी रहेगी और तीसरे दिन हम इसका टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो उसमें ओके आपको सर। ये पांचों यूनिट जो है रिवाइज करने, धीरे धीरे रिवाइज करते रहो, ताकि इनका कंबाइंड टेस्ट भी लेना पड़ जाए तो आप उसमें इजिली दे सके उस टेस्ट को। चलो ओके ठीक। सर। ओके, टेक केयर। ओके सर, बाय सर। बाय।